चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बी अटेंटिव, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट में सबसे पहले आप करंट की दो टाइप्स को सीख लो। एक ऑल्टरनेटिंग करंट होता है और एक डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट ये रहा डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट जिस वोल्टेज लेवल पर होता है ना, वो उसी सेम लेवल को मेंटेन करता है। जैसे एक सेल है, अगर वो 1.5 वोल्ट्स का है तो फिर वक्त के साथ साथ ये वोल्टेज 1.5 ही रहेगा। ऑल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज की वैल्यू जीरो से लेकर किसी मैक्सिमम किसी पीक वैल्यू तक फ्लक्चुएट कर सकती है। सो ऑल्टरनेटिंग करंट एक हाफ साइकिल में अगर क्लॉकवाइज फ्लो करेगा तो अगले हाफ साइकिल में वो सर्किट में एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। जबकि डायरेक्ट करंट सर्किट में अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। ये अगर क्लॉकवाइज चलना शुरू हो गया है तो ये हमेशा क्लॉकवाइज ही चलेगा। ये अगर एंटी क्लॉकवाइज चलना शुरू हो गया है तो ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही चलेगा। जबकि ऑल्टरनेटिंग करंट अपने एक कंप्लीट साइकिल के अंदर हाफ साइकिल चलेगा क्लॉकवाइज और हाफ साइकिल चलेगा एंटी क्लॉकवाइज। वेरी सिंपली, द करंट विच ऑल्टर्स इट्स डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज सिंपली नोन एज ऑल्टरनेटिंग करंट। एसी साइकिल, एसी साइकिल में वोल्टेज हो या करंट हो, उनको डील करने का हमारे पास ये इक्वेशनल फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा या फिर I इज इक्वल टू आई नॉट साइन थीटा। अब साइन थीटा जहां पर अपीयर होता है तो इस वेव को साइन वेव बोलते हैं हम। ठीक है, अब ये वेव जिसे हम साइन वेव बोलते हैं, जीरो से लेके ये इसकी पीक वैल्यू, फिर जीरो वैल्यू, फिर नेगेटिव पीक वैल्यू और फिर अल्टीमेटली जीरो वैल्यू, यहां तक एक साइकिल कंप्लीट होता है। तो अब मैं अगर आपको टेक्निकली बताऊं तो जब ये वाला साइकिल, ये फर्स्ट हाफ साइकिल सर्किट के लिए अपीयर होगा तो सर्किट का अपर एंड लेट से पॉजिटिव हो गया और लोअर एंड नेगेटिव हो गया, तो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो कर जाएगा। ये हाफ साइकिल है। अब आता है नेक्स्ट हाफ साइकिल, ये वाला हाफ साइकिल आएगा और इस हाफ साइकिल में पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, नेगेटिव ऊपर चला जाएगा, पॉजिटिव नीचे आ जाएगा। अब इस हाफ साइकिल में करंट फ्लो करेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो एक हाफ क्लॉकवाइज, एक हाफ एंटी क्लॉकवाइज। अब ये साइकिल एक सेकंड में एक बार आए तो 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। ये साइकिल एक सेकंड में दो बार आए तो 2 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। 10 बार आए तो 10 हर्ट्ज है, 30 बार आए तो 30 हर्ट्ज है। और सेकंड एक ही रहे लेकिन ये आए 50 टाइम्स तो उस फ्रीक्वेंसी को 50 हर्ट्ज बोलेंगे और ये वो फ्रीक्वेंसी है जो पाकिस्तान में डोमेस्टिक फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग करंट की यूज होती है। मतलब आगे जहां भी प्रॉब्लम्स आ जाए, कंडीशन आ जाए, आपने याद रखना है कि पाकिस्तान में ऑल्टरनेटिंग करंट की कितनी फ्रीक्वेंसी यूज होती है, 50 हर्ट्ज। अब आते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू पर। हम ऑल्टरनेटिंग करंट का एक पूरा साइकिल यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। एक पूरा साइकिल, ये पूरा साइकिल जीरो टाइम से शुरू होता है और टी टाइम पे जाके खत्म होता है। तो फिर इसका मिड पॉइंट T/2 होगा, इसके मिड का मिड पॉइंट T/4 होगा और इसका थर्ड मिड पॉइंट होगा 3T/4। अब हम थोड़ा सा वैल्यूज को जस्टिफाई कर लेते हैं। वोल्टेज की वैल्यू बिल्कुल स्टार्ट में जहां T इज इक्वल टू जीरो है, वोल्टेज की वैल्यू जीरो है। साफ पता भी चल रहा है ग्राफ के पॉइंट से। जहां पर T इज इक्वल टू T/4 है, वोल्टेज की वैल्यू V नॉट है, पॉजिटिव पीक वैल्यू है ये वाली। जहां पे टाइम T/2 है वहां पे वोल्टेज की वैल्यू फिर से जीरो है, वोल्टेज की वैल्यू नेगेटिव पीक वैल्यू है। और जहां साइकिल कंप्लीट होगा वोल्टेज अपने इनिशियल स्टार्ट पे वापस चला जाएगा। अब किस टाइम पे कौन सी वैल्यू आ रही है इसको आप चाहें तो याद भी कर सकते हैं और अगर आप निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं। जैसे हम इसी पॉइंट को लेकर चल पड़ते हैं। हमने देखा कि करंट की इक्वेशन है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन थीटा। अब यहां पर जो थीटा है वो हमारे पास 2π/T कैसे लिखा हुआ है, तो उसका मैं आपको वजह बताता हूं। थीटा जो होता है ना, थीटा इज इक्वल टू बराबर होता है ओमेगा टी के। ठीक है, और अब यहां पर जो ओमेगा है वो आपके पास होता है 2π डिवाइडेड बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय टी। तो 2π डिवाइडेड बाय टाइम ये किसकी जगह आया है, ओमेगा की जगह पे, और बाहर का मल्टीप्लाई हो रहा है इंस्टेंटेनियस टाइम। अब आपने एक बात याद रखनी है, ब्रैकेट वाली इस टर्म को आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना। ये जैसी लिखी गई है ना ये वैसे ही रहेगी, लेकिन आपने क्या करना है, इस टाइम की जगह अपना डिजायर्ड टाइम, जैसे मैंने कहा कि हम T/4 पे वोल्टेज या करंट की वैल्यू चेक करते हैं, तो यहाँ पे मैं T/4 लिखूंगा। अब कैंसिलेशन कैसे होगी, देखो T से T कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा तो क्या बचा π/2।
साइन पाई बाय 2 इज एक्चुअली साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री क्या होता है? 1। तो I इज इक्वल टू आई नॉट, अगर ये वोल्टेज की इक्वेशन है तो V इज इक्वल टू वी नॉट, यानी हमारा इंस्टेंटेनियस वैल्यू का आंसर जो है वो निकल सकता है। दूसरी बात, ये साफ पता चल रहा है कि हमारे पास एक साइकिल के अंदर दो पीक्स होती हैं, एक पॉजिटिव पीक और एक नेगेटिव पीक। सवाल आता है कि ऑल्टरनेटिंग करंट एक साइकिल में अपनी डायरेक्शन कितनी बार बदलता है? जवाब है जस्ट एक बार, क्योंकि ये डायरेक्शन तो बाय डिफॉल्ट आ रही है ना, ये तो एंट्री ही इसने इस डायरेक्शन के साथ मारी, ये बदली हुई थोड़ी डायरेक्शन है, ये तो मिली हुई डायरेक्शन है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट एक साइकिल में अपनी डायरेक्शन एक बार बदलता है। तो अगर फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है तो डायरेक्शन एक बार बदली है, अगर फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है तो डायरेक्शन दो बार बदली है। ठीक है, ये कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं, इनको गौर से सुनना और समझना है कि एक साइकिल में सिर्फ एक बार ऑल्टरनेटिंग करंट अपनी डायरेक्शन बदलता है। ठीक है, इसको यूं भी कहा जाता है कि ऑल्टरनेटिंग करंट चेंजेस इट्स डायरेक्शन f टाइम्स पर सेकेंड। इस तरह भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, एक साइकिल में पीक्स कितनी होती हैं? इसका जवाब है 2 पीक्स। ठीक है, दो साइकिल्स में कितनी पीक्स होंगी? 4। तीन में कितनी होंगी? 6। तो हमारे यहाँ फ्रीक्वेंसी कितनी आती है? 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज में टोटल कितनी पीक्स होंगी? 100 पीक्स। इस तरह की छोटी छोटी टेक्निकल इंफॉर्मेशन साथ साथ सीखते जाना है, समझते जाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको ये पूरा साइकिल जो है इसको एक्सप्रेस करना आना चाहिए, जैसे टाइम 0, टाइम t, तो फिर ये t/2 है, ये t/4 है, ये 3t/4 है। ठीक है, फेज डिग्रीज में ये 0 है, ये 360 डिग्री है, तो फिर ये उसका हाफ 180, ये 180 का हाफ 90 और ये 270। रेडियंस में ये 0 है, ये 2 पाई है, तो फिर यहाँ पे हाफ कर लो, पाई/2, हाफ का हाफ पाई/4 और ये 3 पाई/2 आ जाएगा। ठीक है ना। इसी तरह करंट की वैल्यू यहाँ पर 0, यहाँ पर पीक वैल्यू, यहाँ पर 0, यहाँ पर नेगेटिव पीक वैल्यू, फिर 0। वोल्टेज की वैल्यू, पीक वोल्टेज 0, नेगेटिव वोल्टेज और फिर से 0। तो इस तरीके से आप इनिशियल और फाइनल पॉइंट को रट्टा लगा लें, बाकी तो दरमियान में अपने वैल्यूज को मैथमेटिकली फिटअप करना है। तो यहाँ तक जितनी बातें मैंने समझाई हैं वो सब बच्चों को क्लियर है? क्लियर है तो ओके करें, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, आगे बढ़ते हैं तो हम एक और इंपॉर्टेंट वैल्यू की तरफ आते हैं जिसको हम बोलते हैं पीक टू पीक वैल्यू। पीक टू पीक वैल्यू को असल में ये जो टर्म यहाँ पे लिखी है ना, ये आपको ज्यादा अच्छा समझाएगी। फुल हाइट ऑफ द वेव फॉर्म, यानी जो पूरे एसी साइकिल की हाइट होती है ना, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, इसको बोलते हैं पीक टू पीक वैल्यू, और इसको सम ऑफ बोथ पीक्स कहा जाता है। इसमें एक बात का ध्यान रहे कि दूसरी पीक अगरचे नेगेटिव होती है, लेकिन पीक टू पीक में उसका नेगेटिव साइन हम नहीं कंसिडर करते। हमें चूंकि बुनियादी तौर पे हाइट ऑफ द सिग्नल बतानी है, तो हाइट 0 तो नहीं है, हाइट तो है सिग्नल की नीचे से लेके ऊपर तक। तो हाइट ऑफ द सिग्नल के लिए दोनों पीक वैल्यूज को आपस में एड अप किया जाता है, तो 2 टाइम्स ऑफ वी नॉट को बुनियादी तौर पे क्या कहते हैं? पीक टू पीक वैल्यू भी बोलते हैं और पी वैल्यू भी इसको बोला जाता है। अब आते हैं हम एक और कॉन्सेप्ट पर, एक और पॉइंट पर, जिसको हम बोलते हैं एवरेज वैल्यू। बच्चों, जब हम डीसी करंट को स्टडी करते हैं तो हम लिखते हैं आई एवरेज इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या नेट चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, एवरेज वैल्यू का मतलब है टोटल चार्ज ओवर टोटल टाइम, लेकिन डीसी में तो वैल्यू चेंज भी नहीं हो रही होती, ऐसे ही है ना। बट यही एवरेज जब हम एसी के लिए फाइंड करते हैं तो इसको फाइंड करने के लिए हमें पूरी वेरिएशन को डील करना पड़ेगा। पहली वेरिएशन है पॉजिटिव आई नॉट, दूसरी वेरिएशन है नेगेटिव माइनस आई नॉट, डिवाइडेड बाय अगर 2 करते हैं तो एवरेज वैल्यू, ठीक है, ऑफ ऑल पॉइंट्स कंसिडरिंग देयर साइंस इज 0। यानी इसका पहला हाफ सारे का सारा पॉजिटिव है, लेट्स से इस सारे पॉजिटिव को हम ऐड अप करते हैं इस सारे नेगेटिव में और फिर 2 पे डिवाइड भी कर देते हैं, तो ऑल्टरनेटिंग करंट का जो एवरेज है वो 0 निकलता है। एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर हम आम एम मीटर के साथ एक एसी सोर्स लगा दें तो आम एम मीटर की रीडिंग, आपको पता है ये नीडल कहीं भी शिफ्ट नहीं होगी। आम एम मीटर की रीडिंग बस, नीडल बस यहीं पर थोड़ा थोड़ा अप डाउन फ्लक्चुएट करती रहेगी और किसी किस्म की डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि आप अगर थोड़ा सा रिकॉल करो
तो ये जो मीटर्स हैं, गैल्वानोमीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर, इनको बनाने का मेन वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। अब यहां पर जो करंट हमने बुक में पढ़ा है, याद है, वो डीसी करंट पढ़ा है हमने, बैटरी लगी हुई थी यहाँ पर, करंट एक डायरेक्शन से आ रहा है, दूसरे से निकल रहा है। तो एक डायरेक्शन से आने वाला करंट अगर कॉइल को लेट से इस डायरेक्शन में ट्विस्ट करता है, तो आप ये देखो कि ऑल्टरनेटिंग करंट में करंट फौरन अपनी डायरेक्शन बदलता भी है। लेट से इस साइकिल ने इस कॉइल को घुमाना है क्लॉकवाइज, तो इसके आने के फौरन बाद ये नेक्स्ट साइकिल आ रहा है, ये नेक्स्ट साइकिल फौरन टॉर्क की डायरेक्शन बदल देगा, और वो कॉइल जिसे एक लम्हे में क्लॉकवाइज घूमना था, उसको फौरन रिवर्स टॉर्क मिल गया एंड इट्स गोना टर्न इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। और फिर अगला पॉजिटिव साइकिल आ गया, फिर टॉर्क रिवर्स हो जाएगा। तो आम एमीटर बेचारा सिर्फ और सिर्फ यहीं पे कांपता रहेगा, आगे पीछे होता रहेगा, लेकिन कोई भी फाइनल डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। इसलिए एमीटर्स, जो एसी करंट को मेजर करने के लिए एमीटर्स बनाया जाता है ना, वो एक स्पेशल डिफरेंट काइंड ऑफ एमीटर्स होते हैं, उनको बोलते हैं हॉट वायर एमीटर्स, हॉट वायर एमीटर। ये जो हॉट वायर एमीटर्स है ना, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट पे काम करते हैं और हमें एसी की मेजरमेंट देते हैं। अब बच्चों बात ये है कि डीसी में तो हम एवरेज करंट में एवरेज वाला फॉर्मूला लगा के करंट को अपनी मर्जी से जहां यूज करना हो कर लेते हैं, तो एसी में हम क्या करें? एसी में इस कहानी को डील करने के लिए हम जो वैल्यू इंट्रोड्यूस करवाते हैं उसको बोलते हैं आर एम एस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब इसकी एक टिप देता हूं, आप इसको पढ़ रहे हैं आरएमएस, लेकिन आपने इसको सॉल्व करने के लिए उल्टा पढ़ना है। पहले स्क्वायर लेना है, फिर मीन लेना है, फिर रूट लेना है। तो जब आप ये तीन काम कर लें तो उस बनने वाली वैल्यू को नाम दे देना रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का। कैसे करना है? ग्राफ की तरफ मैं जा नहीं रहा, ग्राफ की जरूरत नहीं है अभी हमें एमटी कैट के ई कैट के लिए। वैल्यू कौन सी है? आरएमएस। स्टेप नंबर 1 ये है, स्टेप नंबर 2 ये है, स्टेप नंबर 3 ये है। ये तीनों स्टेप्स करने के बाद जो वैल्यू बनेगी या बचेगी वो होगी आरएमएस वैल्यू। स्टेप नंबर 1 है स्क्वायर लेना। स्क्वायर ले लिया हमने पीक वैल्यू का, वी नॉट स्क्वायर। मीन का मतलब है इनिशियल वैल्यू प्लस फाइनल वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये हमारे पास बन गया वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब तीसरे नंबर पे इस वैल्यू का रूट लेना है, यानी वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का रूट फाइंड करना है। जब रूट निकालते हैं तो ये बचेगा वी नॉट बाय अंडर रूट 2। तो इसी वैल्यू का नाम क्या है? आर एम एस वैल्यू। अब ये जो आर एम एस वैल्यू है, ये एवरेज वैल्यू नहीं है, इसके लिए एक खास वर्ड यूज होता है, इफेक्टिव वैल्यू। इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी इन अ सर्किट, यानी वैल्यू हर वक्त जीरो भी नहीं है, वैल्यू हर वक्त पीक भी नहीं है। तो जीरो और पीक का जो एवरेज है ना, उसको हम बोलते हैं आर एम एस वैल्यू। अगर ये वोल्टेज के लिए लिखा है तो वी नॉट बाय अंडर रूट 2, अगर ये करंट के लिए लिखा है तो आई नॉट बाय अंडर रूट 2। अब ये वो जगह है बच्चों जहां से क्वेश्चन आसान भी बहुत है और मुश्किल भी बहुत है। देखो, आई आर एम एस लिखा है, आई नॉट यानी पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। आई नॉट डिवाइडेड बाय 1.41 भी ठीक है, 1 ओवर 1.41 0.707 भी होता है। तो आर एम एस वैल्यू 0.707 ऑफ आई नॉट भी है, आर एम एस वैल्यू आई नॉट बाय अंडर रूट 2 भी है, आर एम एस वैल्यू आई नॉट बाय 1.41 भी है। ठीक है, फिर एक सवाल आता है कि करंट अपनी आर एम एस वैल्यू किस एंगल पर अटेन करता है। ये सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूं? देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैं बता के आया कि हर वैल्यू ऑफ एसी किसी ना किसी फेज से रिलेटेड है। यहाँ पे 360 पूरे होते हैं ना। एक मिसाल देता हूं, मैं कहता हूं कि जो पीक वैल्यू है ना वी नॉट, वो 90 डिग्री के फेज से रिलेट करती है। तो सवाल मेरा ये है कि आखिर ये वी नॉट बाय अंडर रूट 2 कौन से फेज से डील करेगी? तो बच्चों, करंट या वोल्टेज अपनी आरएमएस वैल्यू यानी आई नॉट बाय अंडर रूट 2 जब अटेन करते हैं, उस वक्त फेज एंगल डिग्रीज में 45 डिग्रीज होता है और रेडियन में पाई बाई 4 रेडियन होता है। यहां तक सब बच्चों को समझ शऊर आया है चीजों का? ओके करें, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब हम इसी टेबल में, ठीक है, इस टेबल को आपने
अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया था। यहाँ पे आपको याद है कि आपने 0 लिखा था और यहाँ पर t लिखा था। ये t/2 है, ये t/4 है और ये 3t/4 है। मैं यहाँ पे आता हूँ करंट पे। ये 0 करंट था, ये हमारे पास 0 करंट था, ये आई नॉट है, ये 0 है, ये माइनस आई नॉट है। ये कौन सी जगह है? यहाँ मैंने ये ग्रीन सा कॉलम क्यों ऐड किया? क्योंकि ये जगह तकरीबन आरएमएस वैल्यू की जगह है, ठीक है। और आरएमएस की ये वैल्यू जो है यहाँ पर आएगी आई नॉट बाय √2। यहाँ पर रेडियंस कितने हैं? π/4। यहाँ पे डिग्रीज कितने हैं? 45 डिग्री। और यहाँ पे जो टाइम है वो t/8 सेकेंड्स के बराबर है और वोल्टेज v0/√2 है। तो इस तरीके से आप टेबल में ये फर्दर कॉलम भी एड अप कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने सीख लिया आरएमएस वैल्यू। ये अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, आपके पास 1 मिनट का टाइम है पूरा, इसको जल्दी से सॉल्व करें। तो बच्चों इसमें देखो उसने हमें कौन सी वैल्यू दी है? आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू 10 है। पूछी कौन सी वैल्यू है? पीक वैल्यू। आई नॉट हमने फाइंड करनी है। पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट ओवर √2, देन आई नॉट इज इक्वल टू √2 ऑफ आई आर एम एस। नाउ √2 इज 1.41, आई आर एम एस इज 10, तो 14.1 एम्पेयर ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसी तरह एक किसी भी इक्वेशन से तमाम टाइप्स की वैल्यूज निकालने का तरीका क्या है? अब यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी है, I इज इक्वल टू 20 साइन 100πt। इस एक इक्वेशन में क्या क्या इंफॉर्मेशन है मैं सारी निकाल के बताता हूँ। आप इसको पहले मेन इक्वेशन I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी से कंपेयर करते हो, जिससे ये पता चलता है कि आई नॉट की वैल्यू 20। आई नॉट की वैल्यू आपको इस इक्वेशन से पता चल सकती है, लेकिन आरएमएस के लिए आपको अपनी जहानत इस्तेमाल करनी पड़ेगी। आई नॉट बाय √2 ये आरएमएस वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन में 100π ओमेगा की जगह ले रहा है, तो ओमेगा 100π, ओमेगा इज 2πf इक्वल्स टू 100π। पाई से पाई कैंसिल होने के बाद फ्रीक्वेंसी 100/2 एग्जैक्ट देखो कितनी आ रही है, 50 हर्ट्ज। तो ये तरीका है किसी भी इक्वेशन से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट आउट करने का। आगे ये क्वेश्चन मैं आपकी सवाबदीद पे छोड़ता हूँ, आगे बढ़ते हैं तो हम चीजों को मजीद देखते हैं। द करंट हुज पोलैरिटी कीप्स ऑन चेंजिंग विद टाइम, दैट्स ऑल्टरनेटिंग करंट। इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एनी साइनोसाइडल वोल्टेज, ठीक है, इफेक्टिव वैल्यू of any sinusoidal voltage is √2 times the maximum value या 1 over √2 times the maximum value। तो इफेक्टिव वैल्यू आरएमएस कहते हैं, 1 over √2 times होती है। The time interval during which the voltage source changes its polarity once is known as time period। एक साइकिल में एक दफा चेंज होती है डायरेक्शन। The highest value reached by the voltage or current in one cycle is called peak value। The value of voltage or current that exists in the circuit at any instant of time measured from some reference point is known as instantaneous value। किसी भी लम्हे पर जो वैल्यू वो instantaneous होगी। The sum of positive and negative values is usually known as PP value। Average value of current and voltage over a cycle is, average value हमने पढ़ा कि 0 होती। RMS value of AC is always, the answer is positive। आगे बढ़ते हैं। If the RMS value of a sinusoidal varying current can be written as 1 over √2, the symbol I stands for, ठीक है। अगर हम 1 over, यहाँ पे I over 1 over √2 है या ये आई थिंक 1 over √2 है, RMS वैल्यू 1 आएगा, ये बल्कि I होना चाहिए यहाँ पर। Then I stands for the maximum value of current, क्योंकि ये इस तरह आएगा ना, I नॉट बाय √2, तो I नॉट यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू के तौर पे यूज होगा। An AC dynamo operates on the principle of electromagnetic induction। Output voltage of an AC at any instant is given by V naught sin omega t, V naught sin omega t। तो इसमें बोथ A एंड B का ऑप्शन आएगा कि एक में ओमेगा की वैल्यू लिखी हुई है और एक में ओमेगा को सिंपल डायरेक्ट लिखा हुआ। The graph between time and voltage is, it's a sine curve। RMS value of EMF in a circuit is given by the factor 0.707। पढ़ा हुआ है, याद होगा तो फौरन आप आंसर कर सकते हैं।
इसी तरह एन एसी वोल्ट मीटर हैज आरएमएस वैल्यू ऑफ 210, इट्स पीक वैल्यू। अभी ये पीक कैसे निकालेंगे? अगर आपके पास आरएमएस 210 है तो पीक निकालने के लिए आप इसको √2 से या 1.41 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब ये यहाँ पर आपका मैथमेटिकल इम्तिहान है कि आप 210 को तकरीबन 1.41 से, ठीक है। अब ये 14 टाइप है, 14 टू 28 होता है, 28 जो है 287, यानी या ऑप्शन 287 वोल्ट है या 297 वोल्ट है, ठीक है। आई थिंक सो कि ये 287 वोल्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई इतना बड़ा डिजिट है नहीं कि आगे कोई कैरी जो है वो आगे बढ़ सके। एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट ओवर अ साइकिल इज, आंसर इज अगेन 0, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चंस को देखो कैसे सॉल्व करना है। रिलेशन बिटवीन पीक वोल्टेज एंड रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। अब ये चार ऑप्शंस आपको तभी लुत्फ देंगे जब आपके सामने पूरी कहानी वाजे होगी। तो वी आर एम एस जो होता है वो वी नॉट बाय √2 होता है। ये बात ठीक नहीं लिखी हुई, ये बात उल्टी लिखी हुई है। वी नॉट √2 ऑफ वी आर एम एस होता है, ये बात ठीक लिखी हुई है, तो ये आंसर ठीक है। द एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस करंट आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन, ठीक है, आई इज इक्वल टू नवाब ओवर आर, आई इज इक्वल टू आई नॉट 2 पाई/टी। बताइए ऑल ऑफ दीज करेक्ट है। अब आपको ज्यादा परेशानी हो रही होगी इस पे कि ये कैसे करेक्ट है, तो बताता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ था? यहाँ पर लिखा हुआ था आई नॉट। आई नॉट किसके बराबर होता है? ई ओवर आर के, ठीक है, या ई नॉट ओवर आर के। और ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर में ई नॉट जो होता है वो एन ओमेगा ए बी के बराबर होता है। तो ये बड़ा टेक्निकल और बड़ा मजे का क्वेश्चन था कि उसने सारी ऑप्शंस को यहाँ पर ठीक करवा दिया है। आगे कहता है कि जी AC वेरीज एज अ फंक्शन ऑफ, द आंसर इज टाइम। AC voltage source changes its polarity dash in one period, once in one time period. Most of AC meters are calibrated to read, the answer is RMS value. And alternating EMF is V naught sin theta, V is equal to V naught sin omega t, has peak value 10, frequency 50. The instantaneous value at 1/600 second is, अब ये पूरा फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा, I is equal to I नॉट साइन ओमेगा टी। अब उसने कहा है कि पीक वैल्यू है 10, लिख दिया, साइन लिखा, ओमेगा नहीं बताया, फ्रीक्वेंसी बताई है 50, तो 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 50 और टाइम 1/600। अब देखो ये कैसे जल्दी से सॉल्व होगा। 50 इंटू, ये आपके पास आ जाएगा 20 आएगा, चलो ऐसे कर लेते हैं, 300, ठीक है, हाँ 20 ही आएगा इसका, ठीक है। और उसके बाद 56, ये 6 रह जाएगा। अब आपके पास इक्वेशन बच गई 10 साइन π/6। साइन π/6 जो होता है ना, ये 30 डिग्री होता है, और साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, यानी साइन π/6 1/2 है, 2 5 10, तो 5 वोल्ट जो है बच्चों वो इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये बिल्कुल बेसिक्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर है आज का। यहाँ तक ही आज मैं पढ़ाऊंगा बस। यहाँ तक आप लोगों को चीजें अच्छे से समझ आ गई हैं। प्रैक्टिस आपको तो खुद जरूर करनी पड़नी है। मेरी स्पीड इसलिए तेज है कि मेरी प्रैक्टिस है, आप भी इसी स्पीड पे आ जाएंगे अगर आप 1 घंटा 2 घंटे ज्यादा लगा लेंगे। जी बच्चों, गिव योर फीडबैक ऑफ टुडेज लेक्चर, फिर वाइंड अप करते हैं।